बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम जो है वो कमांड्स के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 हम डिस्कस कर रहे हैं और इसमें जो है GW बेसिक की जो कमांड्स हैं इसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जिस कमांड को हम डिस्कस करेंगे जो सबसे ज़्यादा इसमें कॉमनली यूज़ हो रही है या यूज़ होगी जब आप इस लैंग्वेज को इस्तेमाल करेंगे, तो वो है ऑटो कमांड। ऑटो बेसिकली होता है डायरेक्ट मोड से इनडायरेक्ट मोड में जाने के लिए हम सबसे पहले ऑटो लिखते हैं। ऑटो लिखने से क्या होगा कि ऑटोमेटिकली लाइन नंबर आपकी जो है वो आना शुरू हो जाएंगी। यानी कि जैसे ही आप ऑटो लिख के एंटर करेंगे तो 10 बाय डिफॉल्ट 10 है, 10 से ये स्टार्ट होगा और उसके बाद आगे लाइन नंबर जो है वो 10 से 20, 30 ये लाइन नंबर खुद आती जाएंगे। और अगर आप इसमें कुछ ऑप्शंस डालना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि आपकी मर्जी से ये लाइन नंबर शुरू हो, यानी 10 से ना शुरू हो, बाय डिफॉल्ट जो है वो ना हो, और इससे आगे जो लाइन नंबर्स हैं वो उस आपकी मर्जी से वो शुरू करे। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ यहाँ पे लाइन नंबर वो 100 से शुरू करें और साथ में इंक्रीमेंट भी 100 का डाल दे, तो अब वो 10 पे से शुरू नहीं करेगा बल्कि 100 से शुरू करेगा और लाइन नंबर 100 आएगी और उसके बाद वो अगली लाइन जो है वो 200 आएगी, आगे 300 आएगी, 400। अब ये लाइन नंबर मैंने जो डाली है ये इंक्रीमेंट है और ये समझ लें कि लाइन नंबर है जहां से वो स्टार्ट करेगा। इंक्रीमेंट विद लाइन नंबर, ये चीज जो अगर हम इसमें डाल देंगे तो ये वहां से शुरू करेगा। इसके अलावा इसमें एक और ऑप्शन भी है कि अगर मैं यहाँ पे सिर्फ इंक्रीमेंट डाल देता हूँ कि 100 का इंक्रीमेंट वो लगाए, तो क्या करेगा वो शुरू तो 10 से ही करेगा लेकिन आगे वो 100 का डिफरेंस डालता जाएगा, यानी कि 110 आगे 210, इस तरह से लाइन नंबर को वो लेगा, यानी कि वो अब 100 का डिफरेंस डालना। अब ये जो है ऑटो का जब हम वर्ड लिखते हैं तो हम बेसिकली आ जाते हैं इनडायरेक्ट मोड में, और जब हम इनडायरेक्ट मोड में आ जाते हैं तो वहां पे फिर हम पूरा प्रोग्राम लिख सकते हैं। वहां पे इट इज प्रोसीडेड बाय अ लाइन नंबर, लाइन नंबर आपकी स्टार्ट हो जाएगी और लाइन नंबर जब आपकी स्टार्ट हो जाएगी आप पूरा प्रोग्राम इसमें लिख सकते हैं। और पूरा प्रोग्राम जब आप लिखेंगे इसमें तो इसी लाइन नंबर को फॉलो करते हुए, और लाइन नंबर मैंने आपको बताया कि ये बाय डिफॉल्ट 10 होती है, इसके अलावा आप इसमें कोई भी इंक्रीमेंट इसमें डालना चाहें तो इसमें डाल सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है क्लियर कमांड। क्लियर कमांड बेसिकली क्या करता है? क्लियर, CLEAR, क्लियर। क्लियर बेसिकली फाइल के अंदर जो न्यूमेरिक वैल्यूज हैं उनको क्लियर कर देता है। जो फाइल्स इस वक्त ओपन है जो मेमोरी के अंदर और जो क्लोज हैं, तमाम फाइल जो हैं वो, यानी कि जो मेमोरी के अंदर उस वक्त फाइलें ओपन है उनके अंदर जो न्यूमेरिक वैल्यूज हैं उनको 0 कर देता है। और दूसरा काम ये करता है कि क्लोज ऑल दी ओपन फाइल्स, तमाम जो खुली हुई फाइल्स हैं उनको ये क्लोज कर देता है। तो यहाँ पे जस्ट आप क्लियर लिखेंगे। सिंटैक्स, इसका सिंटैक्स किसे कहते हैं? सिंटैक्स वो रूल्स हैं उस ग्रामेटिकल लैंग्वेज के जिनको फॉलो करते हुए आप प्रोग्राम उस लैंग्वेज में लिख सकते हैं। जो उस लैंग्वेज को यूज करते हुए वो वाले यानी कि रूल्स को आपने फॉलो करना होता है, उस लैंग्वेज के रूल्स को। तो सिंटैक्स इसका है क्लियर, यानी कि जस्ट आप क्लियर लिखेंगे तो ये जो भी ओपन फाइल होगी उसके जो समझ लें कि कंटेंट्स हैं, जो कि न्यूमेरिक कंटेंट्स हैं, उनको ये 0 कर देगा और बाकी जो है ये समझ लें कि फाइल्स को क्लोज कर देगा। उसके बाद CLS, ये आप लोग डॉस में भी पढ़ चुके हैं, बड़ी यानी कि बहुत ज्यादा यूज होने वाली और बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड है। CLS का मतलब है क्लियर द स्क्रीन। क्लियर द स्क्रीन यानी कि बेसिकली ये क्या करता है? स्क्रीन को क्लियर कर देता है। यानी कि जो कुछ भी है, फर्ज करें यहाँ पे ये लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे
अगर GW बेसिक में ये सारा कुछ लिखा हुआ है, मैं CLS लिखूं तो ये सारा ऊपर से साफ हो जाएगा, स्क्रीन मेरे सामने बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो ये कमांड जो है ये स्क्रीन को क्लियर करने के लिए इस्तेमाल होती है। उसके बाद है डिलीट कमांड। डिलीट, जैसा कि नाम से जाहिर है कुछ ना कुछ ये डिलीट करेगा। अब डिलीट कमांड बेसिकली क्या है, ये कमांड जो है ये प्रोग्राम लाइन को डिलीट करेगी। फर्ज करें 10 लाइनों का प्रोग्राम है, ठीक है, बहुत सारा लंबा चौड़ा प्रोग्राम है। अब इसमें जो है वो लाइन नंबर कोई फर्ज करें 20 को क्लियर करना है, तो मैं डिलीट लाइन नंबर यहाँ पे 20 डाल देता हूँ, ये 20 नंबर लाइन को डिलीट कर देगा। इसके अलावा अगर मैं कोई रेंज दे देता हूं मसलन 10 to 20, तो ये क्या करेगा, 10 से लेकर फर्ज करें यहां 30 डाल देता हूं, 10 से लेकर 30 तक जो लाइन नंबर बीच में आती हैं उन सबको वो अरेंज कर देगा। तो ये बेसिकली लाइन नंबर डिलीट करने के लिए है। इसके अलावा एडिट कमांड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड है। एडिट कमांड, जिसको प्रोग्राम में कहीं कोई मिस्टेक आ जाती है, आप जस्ट एडिट लिखें। अगर एडिट लिखेंगे तो पूरा वो प्रोग्राम जो है वो जितनी भी लाइनें हैं वो आपके सामने आ जाएंगी, उसमें जौन सी लाइन नंबर आप एडिट करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप वो लाइन नंबर भी लिख दें साथ, पर करें लाइन नंबर 10, तो वो यहाँ पे 10 नंबर लाइन जो है वो प्रिंट कर देगा। मसलन 10 पे मैंने लिखा था प्रिंट, मैंने यहाँ पे सम करना था, मैंने यहाँ पे SU लिख दिया, सम नहीं लिखा, तो वो यहाँ पे आएगा। मैं कहता हूँ एडिट नंबर 10, तो यहाँ पे फिर आएगा मेरे सामने, इसको मैं M लिख सकता हूँ साथ में, और ये साथ में सेव हो जाएगा प्रोग्राम के अंदर। तो ये एडिट की कमांड बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लाइन नंबर लिखते हैं तो वो लाइन एडिट कर देता है। अगर कुछ और यानी कि हम पूरा प्रोग्राम में से कुछ एडिशन करना चाहते हैं तो वो पूरे प्रोग्राम को हमारे सामने कर देगा, उसमें जौन सी लाइन हमने एडिट करनी है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारी कमांड फाइल्स कमांड। फाइल्स, आप लोगों ने डॉस में एक कमांड की थी dir, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा बार बार यूज होने वाली। इसमें हम सारी जितनी भी यानी कि डॉस के अंदर मौजूद जो हैं डायरेक्टरीज और फाइल्स, सबको हम देख सकते हैं। ये फाइल जो है बेसिकली फाइल्स को देखने के लिए इस्तेमाल होती है, और जो यानी कि तमाम किस्म की फाइल्स हैं जो इसमें पड़ी हुई हैं ड्राइव के ऊपर, उनकी लिस्ट देखने के लिए। यहाँ पे इसकी सिंटैक्स जो है ये भी यही है, सिंटैक्स इसका है फाइल। तो यहाँ पे हम जो है वो फाइल्स इसमें देख सकते हैं जितनी भी कंप्यूटर के अंदर सेव हैं। इसके अलावा फाइल्स के साथ आप कोई एक्सटेंशन लगा दें, मसलन DOC वाली फाइल्स आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसकी एक्सटेंशन लिख दें DOC, तो ये क्या नाम है वो जितनी भी डॉक्यूमेंट फाइल्स हैं उसको सामने कर देगा। इसके अलावा कोई पाथ दे दें तो डायरेक्टरी का, मतलब D ड्राइव, यहाँ पे मैं D ड्राइव कर देता हूँ D:, और इसके साथ जो है वो क्या नाम है स्टैटिक डॉट स्टैटिक कर देता हूँ। स्टैटिक डॉट स्टैटिक का मतलब होता है जितनी भी जिस किस्म की भी कोई फाइल है, नाम कोई भी है और उसकी एक्सटेंशन कोई भी है, वो सारी की सारी लिस्ट हमारे सामने कर दी। इसको हम कहते हैं फाइल्स की कमांड। इसके बाद है किल कमांड। जी, किल कमांड जैसा कि नाम से जाहिर है ये कुछ ना कुछ खत्म करेगी। तो ये क्या चीज खत्म करती है, ये बेसिकली फाइल, कोई फाइल को यहाँ पे हम इसका फाइल का पाथ दे दें तो ये उस फाइल को यहाँ पे एंटर करेंगे तो ये उस फाइल को खत्म कर देगी। तो किल कमांड इज यूज्ड टू डिलीट अ फाइल फ्रॉम द डिस्क, ये फाइल को खत्म करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा एक कमांड है लिस्ट कमांड, बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड है लिस्ट कमांड। जब हम ये लिस्ट को डिस्कस करते हैं, लिस्ट लिखते हैं,
तो जो उस वक्त प्रोग्राम मेमोरी में चल रहा होता है तो ये पूरे का पूरा हमारे सामने प्रिंट हो जाता है। तो वो पूरा का पूरा प्रोग्राम हमें नजर आना शुरू हो जाता है। जैसे 10 CLS, यहाँ पे 20 पे a इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पे मैं 30 पे कहता हूँ प्रिंट a, और 40 पे प्रोग्राम एंड। तो यहाँ पे पूरी तमाम लाइंस जो है वो हमें शो कर देगा। इसको हम कहते हैं लिस्ट की कमांड। ये इसका लिस्ट का फंक्शन है। जस्ट हम लिस्ट लिखेंगे, इसका सिंटैक्स लिस्ट है, या लिस्ट के साथ उसका पाथ दे देंगे। जिस फाइल को हम खोलना चाहते हैं, जिसकी लिस्ट हम देखना चाहते हैं। उसके बाद इसके अलावा लाइन नंबर भी कोई देखना चाहते हैं, कहाँ से कहाँ तक उसकी रेंज दे सकते हैं इसमें, कि लाइन नंबर 20 से 80 तक वो जो लिस्ट दे दे, तो ये उसके लिए भी इस्तेमाल होती है। इसके अलावा इसमें जो कमांड यूज होती है, लोड कमांड, आप लोगों ने पीछे भी इसके बारे में पढ़ा। लोड कमांड इज यूज टू लोड अ फाइल फ्रॉम स्टोरेज टू मेमोरी। यानी कि स्टोरेज में कहीं पड़ी हुई है सेव है फाइल, उसको आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो पहले आप क्या करेंगे, उसको लोड करेंगे। मेमोरी में जब तक वो लोड नहीं होगी तब तक जो है वो उसको एग्जीक्यूट हम नहीं कर सकते। तो सबसे पहली चीज जो है वो इसको हमने उसको फाइल को लोड करना है, और उस मेमोरी में जब लोड कर लेंगे फिर आप रन की कमांड के साथ उसको रन कर सकते हैं। लोड के साथ आप पाथ देंगे तो वह वाली फाइल जो है वो मेमोरी में लोड हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट लोड के बाद जो है हमारी कमांड है mkdir मेक डायरेक्टरी। mkdir ये आप डॉस में भी पढ़ चुके हैं, सेम वही कमांड है। ये आपकी कोई सब डायरेक्टरी या डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए, यहाँ पे हम समझ लें कि फर्ज करें हम लिखते हैं D:, यहाँ पे मैं नाम लिखता हूँ गेम्स, एंटर करता हूँ तो ये उसकी गेम्स नाम की जो है वो एक फाइल जो है यहाँ पे डायरेक्टरी जो है वो क्रिएट हो जाएगी D ड्राइव में। इस तरह यानी कि डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए है। इसके अलावा नेम कमांड है। नेम फाइल को रीनेम करने के लिए नेम लिखेंगे, आगे पाथ नेम लिखेंगे फाइल का, उस फाइल का फिर आप उसके साथ आप ओल्ड नेम लिखेंगे और एज न्यू नेम, यानी कि उस फाइल को ओपन करके फिर उसका ओल्ड नेम और एज न्यू नेम। जब हम इसको ये देंगे कमांड, ये पुराना नाम जो है उसको चेंज करके नया नाम उसका रख देगी। इसके बाद है रीनम। रीनम से मुराद है कि री नंबर। री नंबर यानी कि आपकी जो लाइन नंबर है उनको नंबर चेंज करने के लिए इसको यूज हम करते हैं। यहां पे हम कह सकते हैं कि नया नंबर हम देते हैं इसके साथ। मसलन हम कहते हैं कि 10 वाली लाइन ना आए बल्कि नंबर उसका आए 30 से। पुराना नंबर क्या था उसका 10, और अब इसमें जो नया नंबर वो शुरू करे वो 30 से करे और इसके साथ इंक्रीमेंट लगाए 40 का। अब वो क्या है, 10 की बजाय 30 से शुरू करेगा सारे प्रोग्राम को, और लाइन नंबर सबकी वो चेंज कर देगा और वो 40 का डिफरेंस डाल देंगे, यानी 30 फिर 70 फिर 110, यानी लाइन नंबर सारी वो चेंज कर देगा। तो इसको हम कहते हैं री नम, और री नाम से मुराद है कि री नंबर। नेक्स्ट कमांड है जो इसमें यूज होती है वो है RMDIR। ये भी आप डॉस में पढ़ चुके हैं। RMDIR रिमूव डायरेक्टरी। जो आपने डायरेक्टरी जो है किसी ने ड्राइव में बनाई थी या जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं, यहाँ पे RMDIR के साथ आप पाथ नेम लिखेंगे तो वो वाली जो है डायरेक्टरी जो है वो रिमूव हो जाएगी।
तो ये तो थी RMDIR। इसके बाद है रन की कमांड। रन कमांड F2 से हम प्रोग्राम को रन करते हैं, या रन की कमांड रन लिखेंगे तब भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, और F2 लिखेंगे तब भी वो प्रोग्राम जो फाइल में लोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद है सेव की कमांड। हम कोई फाइल जो है वो मेमोरी में सेव करना चाहते हैं, या आप सेव लिखें इन्वर्टेड कॉमास में, आप उस फाइल का नाम, जो भी आप फाइल का नाम देना चाहते हैं जो आपने बनाई है, और जहां पे आप सेव करना चाहते हैं वो डायरेक्टरी का नाम लिखेंगे, तो वो फाइल जो है वो वहां पे उस नाम से सेव हो जाएगी। इन्वर्टेड डबल कोटेशन मार्क में ये हम ये सारा पाथ वगैरह लिखेंगे, या फिर F4 दबाएंगे तो ये सेव लिखा हुआ और इन्वर्टेड कॉमास खुद आ जाएंगे, और आपने जस्ट बीच में नाम देना होगा। तो ये हमारी थी फाइल को सेव करने के लिए कमांड, इसको हम सेव कमांड कहते हैं। अच्छा, ये नेक्स्ट कमांड है सिस्टम। तो सिस्टम जो है ये एग्जिट करने के लिए होती है, यानी GW बेसिक आपने प्रोग्राम ओपन किया, अब आप उससे एग्जिट करना चाहते हैं, आपने जो कुछ काम करना था कर लिया, तो क्या होगा कि आप सिस्टम लिखेंगे तो प्रोग्राम जो है वो बंद हो जाएगा। इसको हम सिस्टम कमांड कहते हैं। उसके बाद एल लिस्ट। जी बच्चों, लिस्ट की कमांड हमने पहले पढ़ी थी। तो लिस्ट की कमांड किस मकसद के लिए होती है? लिस्ट की कमांड होती है पूरी तमाम लिस्ट जो है प्रोग्राम में तमाम लाइंस की, और इस पे जो कुछ लिखा हुआ है उसको व्यू करने के लिए, तो इसको हम लिस्ट के। लेकिन अगर साथ हम एल लगा देते हैं, एल लिस्ट, इट मीन्स कि जो लाइंस या जो प्रोग्राम हमने लिस्ट जिसकी लिस्ट देखी है वो उसको प्रिंटर की तरफ भेज देगा उस कमांड को, और वो पूरा का पूरा प्रिंट होके प्रोग्राम जो है वो पेपर के ऊपर प्रिंट हो जाएगा उसका। इसी तरह सेम इसी तरह एल प्रिंट है, आपने जो इसकी आउटपुट प्रिंट की कमांड के जरिए ली, अब उसका आप प्रिंट लेना चाहते हैं तो आप जस्ट एल प्रिंट लिखेंगे, तो वो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो जो है वो उसको वो भेज देगा डाटा जो है वो प्रिंटर की तरफ, तो प्रिंटर से वो प्रिंट हो जाएगा आंसर। तो ये थी कमांड्स प्रिंट की, एल प्रिंट की। अब आखिरी कमांड जो है इसमें वो है काउंट। काउंट मीन्स कंटिन्यू आफ्टर अ टेम्परेरी पॉज। आपने कमांड यूज की प्रोग्राम के अंदर, स्टॉप की, तो वो कहीं पे एग्जीक्यूशन को, एक पार्ट को एग्जीक्यूट करके वहां पे प्रोग्राम को रोक देगा, टेम्परेरी पॉज ले लेगा। अब वहीं से एग्जीक्यूशन दोबारा शुरू करने के लिए आप जो है काउंट की कमांड यूज करेंगे, और जैसे ही आप काउंट लिखेंगे वो एग्जीक्यूशन वहीं से दोबारा शुरू हो जाएगी। तो ये थी काउंट की कमांड। अब कुछ बेसिक स्टेटमेंट्स की तरफ हम आते हैं। बेसिक स्टेटमेंट में सबसे पहले है एंड। अब ये अभी तक हमने जितनी भी रीड की ये सारी कमांड्स हैं, अब स्टेटमेंट्स आ गए। उसमें पहली है एंड स्टेटमेंट। एंड मींस प्रोग्राम को एंड करने के लिए जो एंड पे हम यूज करते हैं। मिसाल के तौर पे हम मैं प्रोग्राम एक लिखता हूं, यहाँ पे 10 पे CLS, 20 पे समझ लें कि यहाँ पे मैं C इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 5, 30 पे मैं छोटा सा प्रोग्राम लिख देता हूँ, प्रिंट C। अब यहाँ पे मैंने एंड नहीं किया, तो प्रोग्राम हमारा बेसिकली वो एग्जीक्यूशन जारी रखेगा, वो कंप्लीट नहीं होगा, एग्जीक्यूशन को कंप्लीट नहीं करेगा। तो एंड तब करेगा जब हम इसके लिए एंड की स्टेटमेंट, यहाँ पे हम एंड की स्टेटमेंट यूज करेंगे तो वो आंसर हमारा सही देगा, सही एग्जीक्यूशन होगी। तो प्रोग्राम जो है आमतौर पे हम एंड की स्टेटमेंट के जरिए करते हैं, और प्रोग्राम जो है, हर प्रोग्राम जो अब हम लिखते हैं इसमें मोस्टली तकरीबन समझ लें कि सारे प्रोग्राम हम एंड स्टेटमेंट के जरिए ही एंड करते हैं। अब उसके बाद है एक कमांड ऐसी है
जो कि उसको क्या है, उसको वो एग्जीक्यूट नहीं होती, एग्जीक्यूटेबल नहीं होती, और वो कमांड है रिमार्क्स। रिमार्क्स आप कोई भी लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहां पे लिख देता हूं माय नेम इज कैसर। अब यहां पे मैंने ये रिमार्क्स लगा दिए इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, तो सॉरी इन्वर्टेड कॉमास इसके लिए जरूरत नहीं है, REM की कमांड इसी मकसद के लिए होती है। तो मैंने अब ये रिमार्क्स लिख दिया। अब ये प्रोग्राम में नजर नहीं आएगा। ये कब नजर आएगा? जब हम प्रोग्राम की लिस्ट देखेंगे, जब एग्जीक्यूशन होगी तब ये हमें नजर नहीं आएगा। तो ये यानी कि एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये एग्जीक्यूटेबल नहीं है, ये बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा। और जो कुछ भी हम रिमार्क्स के REM लिख के, मसलन आगे भी मैं कुछ लिखना चाहता हूं, मसलन यहाँ पे फिर मुझे REM लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे मैं कोई रिमार्क्स और देता हूं। जितने भी रिमार्क्स मैं दूंगा वो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में नजर नहीं आएंगे, ना कोई मसला करेंगे, प्रोग्राम भी सही एग्जीक्यूट होगा और वो वहां पे जो है वो समझने के नजर भी नहीं आएंगे ये वाले रिमार्क्स। जब हम देखना चाहते हैं कि मैंने ये काम क्यों किया था, किसने किया था, मिसाल के तौर पे ये फाइल किसने बनाई थी, उसका नाम बीच में लिखा हुआ है, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं लिस्ट लिखूंगा तो पूरे प्रोग्राम की लिस्ट मेरे सामने आ जाएगी, और उस लिस्ट में जो है वो ये रिमार्क्स भी नजर आएंगे मुझे। ये रिमार्क्स की स्टेटमेंट है जो हम प्रोग्राम के दौरान अक्सर यूज करते हैं, और ताकि हमें पता चल जाए कि इसमें हमने इस दौरान क्या रिमार्क्स दिए थे। तो इसके बाद स्टॉप स्टेटमेंट है जिसका मैंने अभी जिक्र किया। स्टॉप स्टेटमेंट कहीं भी हम प्रोग्राम में यूज करते हैं तो इसका मकसद ये होता है कि वहां पे एग्जीक्यूशन जो है वो रुक जाए। स्टॉप स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूशन टेम्परेरीली रोक देती है, इसको काउंट स्टेटमेंट के जरिए हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं। तो ये स्टॉप स्टेटमेंट का मकसद है कि कहीं पे भी हमें पॉज लेना है, एक एग्जीक्यूशन के बाद उसके रिजल्ट्स को चेक करना है, देखना है, तो वहां पे हम बीच में स्टॉप स्टेटमेंट लगा देते हैं। वो उतना पोर्शन जो है वो एग्जीक्यूट करेगा, वहां पे स्टॉप हो जाएगा, और वहां पे फिर तब तक वो स्टॉप रहेगा जब तक हम काउंट की कमांड नहीं देते, फिर वहीं से ये जो दोबारा शुरू हो जाएगी। उसके बाद अरिथमेटिक, यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस हैं, ऑपरेटर्स हैं जो GW बेसिक में यूज होते हैं। मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेटर्स, मुख्तलिफ सिंबल्स, कैरेक्टर सेट में आप लोगों ने पढ़ा। उनमें कौन कौन से हैं? पहले नंबर पे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, नंबर 2 रिलेशनल ऑपरेटर्स, नंबर 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स, नंबर 4 पे हैं कंकैटिनेशन ऑपरेटर्स, नंबर 5 पे है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो ये ऑपरेटर्स जो हैं वो यूज होते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं अरिथमेटिक। अरिथमेटिक में क्या है, इसमें प्लस होगा, माइनस होगा, मल्टीप्लाई जो स्टेरिक शो होता है, और डिवाइड होगा। ये सारे के सारे ऑपरेटर जो हैं वो इसमें यूज होते हैं। इसके अलावा पावर साइन है और मॉड है। मॉड किस लिए होता है? मॉड्यूल के लिए, ए मॉड 2 यानी कि एक रकम को दूसरी रकम से डिवाइड करने के लिए, और इसके अलावा यानी कि इंटीग्रल डिवीजन के लिए ये साइन। ये सारे साइन जो हैं ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहलाते हैं, जो कि कैलकुलेशन में GW बेसिक में यूज होते हैं। तो इसके बाद हमारा रिलेशनल ऑपरेटर, जो कि हमें बताते हैं कि
कौन कौन से साइंस हैं। इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू हम यूं लिखते हैं, ये सारे ऑपरेटर्स जो हैं ये रिलेशनल ऑपरेटर्स कहलाते हैं, जो कि आमतौर पे कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो आपकी बुक में ये दिए हुए हैं, आप इनको रीड कर सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में, और बाज़-औक़ात ये कुछ ऑपरेटर्स मिलके लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाते हैं। इसके बाद है लॉजिकल ऑपरेटर्स। कंपैरिजन के लिए आप लोगों ने पहले भी इसके बारे में लॉजिकल ऑपरेटर्स में पढ़ा, फिजिक्स में भी चैप्टर नंबर 16 में भी। तो लॉजिकल ऑपरेटर 3 ही हैं, वो हैं एंड, और नॉट। इसको आप यूं यूज कर सकते हैं, जैसे नॉट है तो नॉट एक्स, यानी कि रिजल्ट्स को उलटने के लिए, रिवर्स करने के लिए नॉट गेट हम इस्तेमाल करते हैं। एंड में एक्स एंड वाई, इन दोनों का अगर समझ लें कि सेम आंसर है तो हमारा आंसर जो है वो यस है, ट्रू है, वरना फॉल्स। इसको हम एंड कहते हैं। और का इसमें एक्स और वाई किसी एक का भी आंसर जो है वो ट्रू है तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रू है। कनकैटिनेशन क्या है? दो समझ लें कि स्टेटमेंट्स को जोड़ने के लिए हम इसको यूज करते हैं। आमतौर पर इसके लिए प्लस साइन इस्तेमाल करते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल आप ले लें, मैं यहाँ से रेज कर देता हूँ। कनकैटिनेशन हम यूज कर रहे हैं दो, इसके लिए छोटा सा प्रोग्राम मैं लिखता हूँ। $, इज इक्वल टू, स्ट्रिंग फंक्शन में लगा रहा हूँ, पंजाब टेक्स्ट $, बुक बोर्ड। अब यहां पे 30 पे मैं कहता हूं कि ये 10 है, ये 20 नंबर लाइन नंबर, ये 30 लाइन नंबर। इसको मैं लिखता हूं कि प्रिंट $, प्लस $। ये क्या करेगा? इन दोनों को जोड़ देगा। और यहाँ पे 40 पे अगर मैं प्रोग्राम हैंड करके इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो यहाँ पे मेरे पास आंसर आएगा पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। यानी कि इन दोनों स्टेटमेंट्स को वो जोड़ देगा। इसको हम कंकैटिनेशन कहते हैं। और चौथा है हमारा, सॉरी लास्ट हमारा है, वो है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स असाइनमेंट ऑपरेटर एक ही है। असाइनमेंट ऑपरेटर एक ही है, इक्वल साइन। हम वैल्यूज को जिसके जरिए साइन करते हैं, फर्ज करें a इक्वल टू 50, तो जिसके जरिए हम वैल्यूज को स्टोर करते हैं वो हमारा बेसिकली है असाइनमेंट ऑपरेटर। जी स्टूडेंट्स, तो ये था असाइनमेंट ऑपरेटर जिसके जरिए वैल्यू साइन करते हैं। ऑपरेटर प्रेसिडेंट, ऑपरेटर प्रेसिडेंट में है कि किसकी वैल्यू हाई है, किसकी लो है। इसके जरिए हम ये यानी कि देखते हैं हाई से लो की जानिब वैल्यूज जो हैं
जैसे सबसे हाईएस्ट सिंबल ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद निगेशन साइन है, फिर स्टेरिक और डिवाइड आता है, उसके बाद फिर स्लैश बैक स्लैश जिसको हम इंटीजर डिवीजन कहते हैं, मॉड है, उसके बाद सारे समझ लें कि गेट्स, उसके बाद ये जो कह लें कि इक्वल साइन है, लेस देन, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सारे आते हैं। उसके बाद नॉट, एंड और ये आते हैं, और सबसे लास्ट में जिसका नंबर आता है वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये इसकी तरतीब है हाईएस्ट से लोएस्ट वैल्यू की जानिब, लोएस्ट वैल्यू की जानिब, हाईएस्ट से लोएस्ट वैल्यू की जानिब, ये इसकी तरतीब है। इसको हम ऑपरेटर प्रेसिडेंट कहते हैं। और नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है टाइप कन्वर्जन। यानी कि इसमें वो ये कहता है, इफ न्यूमेरिक कांस्टेंट्स ऑफ वन टाइप टू असाइन टू अ न्यूमेरिक वेरिएबल ऑफ डिफरेंट टाइप, यानी एक टाइप की वेरिएबल की किस्म है, उसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं किसी और टाइप में, तो क्या आप इस कुछ रूल्स का ख्याल रखेंगे? दी नंबर कन्वर्जन अकॉर्डिंग टू दी टाइप ऑफ द वेरिएबल, जिस किस्म की का वेरिएबल होगा उसी तरह की आप उसको वैल्यू स्टोर करने के लिए टाइप देंगे, वरना आपका आंसर जो है वो लॉस हो सकता है। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे रखते हैं a% इज इक्वल टू 5.396। अब जब हम इसकी वैल्यू b में स्टोर करेंगे, अब b है सिंगल प्रिसीजन और ये है इंटीजर्स यानी कि होल नंबर्स, इसमें पॉइंट नहीं आ सकते। तो अब ये होल नंबर्स में मैंने लगा दिए पॉइंट, तो अब ये क्या करेगा, उसकी वैल्यू को किस तरह से स्टोर करेगा, फर्ज के ये वैल्यू मैं यहाँ पे लाना चाहता हूं, तो अब ये जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूं प्रिंट a%। अब वो क्या करेगा, अब ये तो इंटीजर्स नहीं है, ये जबकि वैल्यू में स्टोर कर रहा हूं इंटीजर्स में, तो वो आंसर तो दे देगा, लेकिन वो सिर्फ इंटीजर्स के बगैर आंसर देगा, वो इंटीजर्स वाला पॉइंटों के बगैर आंसर देगा, वो पॉइंटों वाला आंसर हमें नहीं देगा। तो अब इसका आंसर जो आएगा वो पॉइंटों में नहीं आएगा। फर्ज करें इसको राउंड ऑफ कर देगा, मैं यहां पे लगा देता हूं 6, 5.6 जब इसको राउंड ऑफ करेगा तो आंसर हमारा आ जाएगा 6। यानी कि इसमें वो ये बता रहा है कि अगर एक टाइप का वेरिएबल है तो उसको आप स्टोर करेंगे उसी टाइप के वेरिएबल में, तो आपकी वैल्यू सही आएंगी, वरना आपका आंसर लॉस्ट हो जाएगा। इसको हम टाइप कन्वर्जन कहते हैं। सेकंड है, तो अगर आपके पास डबल प्रिसीजन है, उसको आप सिंगल प्रिसीजन में लाना चाहते हैं। अगर तो डबल प्रिसीजन है, डबल प्रिसीजन क्या होगा, पॉइंट के बाद आपका 16 तक, 9 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, काफी लंबा आंसर है वो। अगर हम लेना चाहते हैं, अब ये है डबल प्रिसीजन में, तो यहां पे हम इसको ए हैश साइन से शो कर सकते हैं। अब इसका आंसर अगर तो इसको हम स्टोर करेंगे डबल प्रिसीजन में ही, तो फिर तो हमारा आंसर आएगा सही। अगर इसी वैल्यू को हम सिंगल प्रिसीजन में स्टोर करना चाहते हैं, मतलब बी में ए हैश साइन, अब ये जब इसमें आके स्टोर होगा तो ये तो आंसर देगा 6 पॉइंट के बाद 6 वर्ड्स में, बाकी का आंसर ये खत्म कर देगा, जो बाकी के 10-12 वर्ड्स हैं उनको खत्म कर देगा। इस तरह से आंसर आपका गलत भी हो सकता है और आपका डाटा जो है वो लॉस भी हो सकता है। तो अगर डबल प्रिसीजन है तो आप आंसर भी उसका डबल प्रिसीजन में लेंगे, वरना आपका आंसर जो है वो गलत हो सकता है। इसके बाद है, वो कह रहा है कि जैसे इसकी मजीद वो मिसाल देगा,
when a floating point value is converted into the integers. जब हम फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है उसको इंटीजर्स में आप लाना चाहते हैं, मैंने इसकी एग्जांपल आपको दे दी, फिर दे देता हूं 23.54 है, ये हमारे पास 10 नम परसेंटेज। अब ये नम परसेंटेज का मतलब है कि मैंने ये इंटीजर दिखाया है, वेरिएबल इंटीजर लिया है, वैल्यू मैंने फ्लोटिंग पॉइंट में ली है यानी डेसिमल में ली है। अब इसको मैं इंटीजर में स्टोर करना चाहता हूं, प्रिंट नम परसेंटेज, तो वो क्या करेगा, वो आंसर में सिर्फ यहां पे प्रोग्राम 30 पे मैं एंड करके, तो जब एग्जीक्यूट करूंगा तो 23 आंसर देगा, वो 0.54 बीच में से खा जाएगा। तो यानी कि आंसर हमने अगर लेना है सही, तो इसमें टाइप कन्वर्जन में वो यही कह रहा है कि GW बेसिक में आप जिस टाइप का वेरिएबल रख रहे हैं उसी टाइप में उसको आप प्रिंट करेंगे, उसका आंसर प्रिंट करेंगे। वरना अगर तो आप डबल प्रोसीजन से सिंगल प्रोसीजन में आते हैं तो हम कह सकते हैं फिर आपका डाटा बीच में से लॉस होगा। और डबल सिंगल प्रोसीजन से डबल यानी कि छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू में स्टोर करने की कोशिश करते हैं तो फिर तो ठीक है, वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अगर बड़ी वैल्यू से छोटी पे आते हैं तो वो क्या करेगा, आपका डाटा कुछ ना कुछ लॉस्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे जो है वो टाइप कन्वर्जन। अब इंशाल्लाह हम वो जो कॉमनली स्टेटमेंट सबसे ज्यादा यूज होंगी उनको डिस्कस करते हैं।